गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू दी अनअकैडमी एंड दी वाईफाई स्टडी चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर, जहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट जो हमने कंप्लीट किया था उसके बाद उसका अगला यानी कि सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो होपफुली आज आपकी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, जहां पे भी डाउट होगी वो एंड में एक बार पूछ लीजिएगा या टॉपिक के बीच बीच में आपसे पूछते रहेंगे कि क्या डाउट है। ये वाली क्लास आपकी अगले 45 टू 50 डेज के अंदर आपका पूरा बायोलॉजी का जो कोर्स है वो कंप्लीट कराने वाले हैं इस क्लास के अंदर। और मैं आपको बता दूं बहुत ही ध्यान से, इस क्लास के अंदर मैं आपको कंप्लीट जो है ना वो बायोलॉजी की थ्योरी ही कराने वाली हूं। तो ऑल एंड ऑल अगर मैं बायोलॉजी के हर एक सब्जेक्ट को मिला लेती हूँ यहाँ पे, तो 43 चैप्टर्स जो है वो आपके शामिल हो जाते हैं। इसी 43 चैप्टर्स को मैं करीबन 50 दिन के आसपास में ये बायोलॉजी का पूरा कोर्स मैं कराने वाली हूँ। तो आप चाहें किस इररिस्पेक्ट ऑफ कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपके पेपर में अगर बायोलॉजी आती है ना, तो है योर क्लास। यहां से आप सारा कुछ पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपकी है दूसरी क्लास, यानी कि अभी तक हमने सिर्फ एक ही क्लास की है, ये आज सेकंड क्लास है। एक बार कल का रिवाइज कराते हुए चलेंगे और सारा पार्ट जो है वो आपको यहाँ पे जो है ना वो समझ आएगा। तो कहीं पे भी कोई डाउट कल वाले सेक्शन में है तो वो भी बता दीजिएगा। मैं 5 मिनट लेके सबसे पहले आपका रिवीजन ही कराऊंगी। उसके अलावा आपको इस क्लास के जो एमसीक्यूज हैं, क्योंकि हमको पता है भाई सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं चलता है ना, हमको एमसीक्यूज भी करना पड़ता है। सिर्फ थ्योरी में हम कितना भी कोशिश करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो हैं वो छूट ही जाते हैं। तो जो बाकी के आपके पॉइंट्स हैं ना वो आपके कवर हो जाएंगे इस वाले क्लास के अंदर। तो वैसे तो यहाँ पे मिक्स क्लास होती है, मिक्स क्वेश्चन की क्लास होती है, लेकिन हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ना हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। चैट सेक्शन में आपके पास टेलीग्राम जो है वो लिंक अपडेटेड है, आप वहां से टेलीग्राम जो है ना वो ज्वाइन कर लीजिए और उस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी क्लासेस की लिंक भी मिल जाएगी। शिप्रा 10 कोड यूज करके आप एसएससी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हो जहां पे लाइव क्लासेस और प्लस लाइव क्लासेस जो है वो चलती हैं। हालांकि 6 बजे वाली क्लास ये हमारी स्पेशल फ्री लाइव क्लास है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस टेलीग्राम लिंक जो दिया, टेलीग्राम का जो लिंक दिया है उस पर आपको 6 बजे का एक लिंक अपडेटेड होता है, सिर्फ सीधा ना उसको आपको ज्वाइन करना है। बराबर है, ये टेलीग्राम का लिंक है जो आपको ज्वाइन करना है। ह्यूमन बॉडी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा इसको यहाँ पे शुरू करें। हाँ, आराम से देखो विजेंद्र, ये मैंने आपको डरना नहीं है कि 50 दिन का बोल के अरे ये क्या हो गया, नहीं 50 डेज एट मैक्स है, मैक्स। एनवायरमेंट भी इंक्लूड कर रहे हैं भाई इन 50 दिनों में ना, मैं आपका एनवायरमेंट भी तो इंक्लूड कर रही हूँ ना। और कुछ कुछ सेक्शन जो है वो हम डिवाइड कर लेंगे, इवनिंग की क्लास में भी कुछ एमसीक्यूज कर लेंगे। तो आपका मैं ये भाई आइडल टाइम बताया है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। देखिए सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन बॉडी सिस्टम के अंदर अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हम जो खाना खाते हैं वो हम अपनी एनर्जी के लिए खाते हैं। और यहाँ पे मैं रिवाइज करा रही हूँ, अगले 5 मिनट सिर्फ रिवीजन है ना। हम जो खाना खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी जो है वो हमको एटीपी के फॉर्म में मिलती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन अगर आपके शरीर को एटीपी लेने हैं या एटीपी बनाने हैं तो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू गुजरना होता है, जिसको पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र से होके गुजरना पड़ेगा, तब जाके एटीपी जो है वो हमारे शरीर में बनेंगे। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, बिना मेहनत के एटीपी भी नहीं मिलता। बराबर है, ये चीज या ये प्रक्रिया जो है वो आपकी यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हुए हम 2 पार्ट्स पढ़ते हैं कि एक तो पूरी आहार नाल पढ़ते हैं, 30 फीट की पूरी आहार नाल जो कि माउथ से शुरू होके एनस तक जाती है। ये आइडियली अगर मीटर्स में बोला जाए तो 8 से 10 मीटर होती है। फीट की अगर हम बात करें तो 30 फीट की पूरी आपकी ये एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कही जाती है, जिसमें से तकरीबन 30 फीट में से 20 फीट की तो अपनी छोटी आती होती है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई पूरे एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल में सबसे बड़ी जो है वो बोली जाती है। माउथ से शुरू हुआ, ग्रसनी पे आया जिसको फेरिंग्स बोला, नेक्स्ट आपका ईसोफेगस जिसको हम ग्रस नली के नाम से जानते हैं, फिर हमारा स्टमक आया, पेट से बाहर निकले तो आपकी आएगी डियोडेनम जो कि छोटी आंत हो जाती है। इसी डियोडेनम के अंदर लिवर और हमारा जो पेनक्रियाज है, अग्नाशय जिसको बोला जाता है, वो यहाँ से निकलते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपना जितना भी श्रावण होता है वो करते हैं अपने फ्लूइड का, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। तो ये हमारे आइडियली क्या हो गए, ग्लैंड्स हो गए। उसके बाद छोटी आंत
फिर बड़ी आंत, और बड़ी आंत में जितना भी मल होता है या वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी के बाहर जो है वो निकल जाता है। इतना सा चीज क्लियर है यहाँ पे। नाउ द पॉइंट इज दिस कि हम अगर सिस्टम को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे दोबारा से स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो ये आपका रेक्टम, ये लार्ज इंटेस्टाइन जो रेक्टम, कीसम और कोलोन की बनती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज आपके, स्टमक आपका, ये हो गया लिवर, यहाँ पे ये पूरा लिवर पार्ट हो गया। लिवर के इस तरफ जो है वो स्टमक होता है, ये पूरी ईसोफेगस, और ईसोफेगस के आगे हमारा मुंह। डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी आपकी ये पूरा पार्ट जब हम इंजेस्ट करते हैं, यानी कि सबसे पहला जो इसमें मैकेनिज्म है वो है आपका इंजेशन ऑफ फूड, यानी कि खाने को अपने मुंह में लेके जाना। इंजेशन का मतलब हमारे पास जो भी फूड मटेरियल, खाद्य पदार्थ जो भी मौजूद है ना, उन खाद्य पदार्थों को हमें क्या करना है, अपने बॉडी के अंदर लेके जाना है। ये पहला प्रोसेस हुआ। इंजेशन में सबसे ज्यादा हेल्प हमारे टीथ और टंग करते हैं। आप लोग याद रखिए, देखिए हमारे खाने में आमतौर पे जो चीजें 5 मिली होती हैं वो कौन सी होती हैं? हमारे खाने में बेसिकली खाना जो हम खाते हैं उसमें आपके पास 5 चीजें होती हैं। एक होता है प्रोटीन, दूसरा होता है वसा, तीसरा होता है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और कार्ब, या कार्बोहाइड्रेट्स को हम कार्ब भी बोल सकते हैं। 3 चीजें ये, और 2 चीजें होती हैं विटामिन्स और मिनरल्स। क्या होते हैं? विटामिन्स और खनिज लिख लें, मिनरल्स को खनिज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों चीजें हमको चाहिए कम मात्रा में, यानी कि ट्रेस अमाउंट में, कम मात्रा में, जबकि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट हमको चाहिए होते हैं ज्यादा मात्रा में। कैसे? ज्यादा मात्रा में, जिसमें से सबसे ज्यादा हमारी बॉडी जिस चीज को यूटिलाइज करती है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली जो एटीपीज या एनर्जी जो हमारे शरीर में बन रही है ना, वो हमारी बनती है कार्बोहाइड्रेट की वजह से। इसीलिए हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट जरूर से होना चाहिए, और प्रोटीन जो है वो हमारी मसल्स बनाएंगे, विटामिन्स हमारे शरीर में, हमारे ब्लड, हमारी स्किन, हमारे बालों के लिए जरूरी होते हैं, खनिज हमारी हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके अलावा हमारी नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी होते हैं। वसा हमारा गुड फैट जो होता है वो सेल के फंक्शन के लिए, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं उनके कार्यात्मक मदद करती हैं उनको काम करने के लिए। तो हमारा टीथ और टंग जो है वो क्या कर रहा है? ओरल कैविटी का हिस्सा होता है, जहां पे जितना भी खाना है उसको हम पचाते हैं। अब जब हमने खाना खाया ना, तब हमें थोड़ी पता है कि हम क्या चीज को इनहेल कर रहे हैं या हम इंजेस्ट कर रहे हैं। इनहेल नहीं, इंजेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा खाना हमारे अलग अलग पोर्शन में अलग अलग डिवीजन होता है। जैसे कार्ब है या कार्बोहाइड्रेट है, वो हमारे मुख गुहा में ही पचना शुरू हो जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि हमारा खाने का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, अपघटन है, जो कि खाना सबसे पहले पचना शुरू होता है। तो आप स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट करके ना यहाँ पे लर्न करने वाले हो, बराबर है। अब हम अपने इस खाने की या इस पूरे सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारा पैरोटिड ग्लैंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो खाने में सलाइवा या सलाइवरी जो ग्लैंड जो होता है पैरोटिड, वो सलाइवा या लार जो है वो निकालने का काम करता है। हमारे लार का नॉर्मल पीएच 6.8 हो सकता है, लेकिन आइडियली 5.8 तक रहता है। जो भी खाना हमने खाया उसको हमारे दांत छोटा छोटा करके चबाते हैं, लेके जाते हैं ईसोफेगस में, जिसको हम ग्रस नली के नाम से जानते हैं। ईसोफेगस ओपन होती है स्टमक में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज अपने को थोड़ी सी दांत समझ आ गए थे, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर। जो फॉर्मूला है वो डेंटाइन, हमने क्या लिखा 2 1 2 3, और इसको हम, क्योंकि हमारा माउथ 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसलिए हम उसको इंटू 4 करते हैं, जो 32 दांत बन जाते हैं। 3 हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवा जो सिक्रीट करते हैं, लार जो सिक्रीट करते हैं। ईसोफेगस सीधा लंबा सबसे बड़ा है हमारे शरीर का हिस्सा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज क्लियर करते हैं, कल जो है वो उसको हमने देखिए, जब भी हमारा खाना ईसोफेगस से पेट में जाता है, तब जो गेट या स्फिंक्टर्स इस्तेमाल होते हैं ना उस जगह पे, उनको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर्स, राइट। तो एंट्री के लिए, खाने के एंट्री के लिए जो गेट इस्तेमाल होंगे उनको हम कार्डियक स्फिंक्टर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन जो गेट हमारे खाने के एग्जिट के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि पेट से खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाता है ना, तब जो हमारे गेट इस्तेमाल होते हैं उनको हम पाइलोरिक के नाम से जानते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर्स, राइट, पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। तो ये जरा एक बार इसको करेक्ट करिएगा, ये एग्जैक्टली आपको लर्न करना है। स्फिंक्टर्स क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया कि हमारा जो स्टमक है ना, ये क्लोज चैम्बर की तरह है।
और हमारे स्टमक की हमारा स्टमक याद रखिएगा वाइडेस्ट पार्ट है हमारे पूरे बॉडी का। अगर हम बोले कि कोई ऑर्गन हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा चौड़ाई रखता है ना, तो ये जो चौड़ाई है ये वाली, ये वाइडेस्ट एरिया जो है ना वो सबसे ज्यादा हमारे स्टमक का है, हमारे पेट का है। और हमारे पेट की एक बार की कैपेसिटी जो है वो 1.5 लीटर तक हो सकती है। तो एक बार में ना आप कम से कम 6 ग्लास पानी तो पी सकते हो। 1.5 लीटर कैपेसिटी कितनी होती है? आप 6 ग्लास पानी पी सकते हो 1.5 लीटर में, तो उतनी ही हमारी स्टमक की कैपेसिटी होती है। इससे ज्यादा हम खाएंगे तो यह जगह नहीं बचेगी, क्योंकि थोड़ी सी जगह बच भी जाती है। मान लीजिए पेट की हमने बात की, तो वो थोड़ा सा ना यहाँ पे जगह रोकेगा, क्योंकि जो हमारे HCl रिलीज हो रहा है ना, ऑक्जेंटिक सेल, चीफ सेल्स, पेप्टिक सेल, ये 3 सेल हमारे यहाँ पे मौजूद होते हैं पेट पे। और साथ में मौजूद होते हैं म्यूकस ग्लैंड्स, ठीक है। म्यूकस ग्रंथि या म्यूकस ग्लैंड जो है वो भी हमारे पेट की जो वॉल है ना उस पे मौजूद होते हैं, जो लगातार क्या कर रहे हैं, म्यूकस सिक्रीट करता है। जैसे कुछ ऐसे चिकना ऐसे द्रव होता है, लिक्विड होता है, जो थोड़ा गाढ़ा सा लिक्विड होता है। तो म्यूकस ग्लैंड क्या कर रहे हैं कि जो पूरी की पूरी जो पेट की अंदर की जो वॉल है, अंदर की भित्ति है, उसको एक लेयरिंग दे देते हैं, ताकि जो भी हम खाएं या HCl की जो एक्टिविटी हो रही है वो ज्यादा उसको पेट को यहाँ पे परेशान ना करे या पेट की वॉल को खराब ना करे। क्योंकि हमारी पेट की जो मसल्स होती है ना, मांसपेशी, वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और बनी होती हैं किसकी? स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं। चिकनी जो मांसपेशियां होती हैं उनकी ये बनी होती हैं। तो हमने अपने पेट को 3 भागों में डिवाइड करा है, कार्डिक, और उसके बाद बीच वाला जो पार्ट है उसको हम फंडस बोलते हैं, और सबसे बाहर वाले पार्ट को हम पाइलोरिक बोलते हैं। ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, हम याद रखेंगे कि ऊपर कार्डिक वाला जो हिस्सा है ना, देखिए कार्डिक वर्ड जो है ना वो हम किसके लिए बोलते हैं? कार्डिक शब्द जो है वो हम किसके लिए बोलते हैं? हमारे हार्ट के लिए। तो हमारे ब्लड, हमारा स्टमक का कौन सा हिस्सा हार्ट के पास होगा? तो ये ऊपर वाला हिस्सा होगा। नीचे वाला तो हार्ट के पास नहीं है ना, नीचे वाला तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है। तो ऊपर वाला हमारा हिस्सा जो है वो हार्ट के पास होता है, इसीलिए भी इसका नाम कार्डिया भी बोला जाता है, या कार्डिक स्फिंक्टर्स के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। अभी एक बार मैं ये वाला पूरा बता दूं ना टॉपिक, फिर आप जो है ना वो यहाँ पे जो भी डाउट्स हैं आपके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो खाना है ना, अब यहाँ पे हमने पेट पे खत्म किया था ना कल, अब आज जो है ना पेट से शुरू कर रहे हैं, मतलब पेट पे खत्म करके अब आज आपके पेट में खाना हम कल छोड़ के गए थे, आज जरा उसको पचा देते हैं। अब खाना जब पेट से बाहर की तरफ निकलेगा, ये ट्यूब जो आपकी नजर आ रही है या पाइलोरिक गेट जहां पे ओपन होते हैं ना, उस एरिया को हम किस नाम से जानते हैं? डिओडेनम के नाम से। किस नाम से? डिओडेनम। छोटी आंत का हिस्सा है ये, लेकिन इस डिओडेनम की कमाल की बात यह है, अच्छा एक तो इसकी शेप याद रखना, डिओडेनम की जो शेप होती है वो हम बोलते हैं जे शेप, यानी कि जे के आकार की ना ये पूरी की पूरी डिओडेनम होती है, जो पेट से होती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये अपने दूसरे हिस्से यानी कि जेजुनम में जाने से पहले इसी डिओडेनम वाले हिस्से में इसके लेफ्ट तरफ एक छोटा सा, मैं यहाँ पे इसको रब करके दोबारा बना रही हूँ, यहाँ पे इसी हिस्से में एक छोटा सा ना ओपनिंग होती है। ये ओपनिंग एक डक्ट में खुलती है, जिसको हम बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, हिपैटो शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के नाम से ना एक नलिका होती है, नलिका डक्ट जो है वो नलिका के लिए बोला जाता है। बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी सी डक्ट होती है। यहां से ना 2 डक्ट्स निकल रही हैं, एक जा रही है पीछे की तरफ और एक जा रही है ऐसे आगे की तरफ, है ना। जो आगे की तरफ जा रही है वो पेट के पीछे से होके निकल रही है और बना रही है आपका अग्नाशय। क्या बना रही है? अग्नाशय, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेनक्रियास के नाम से बोला जाता है। किस नाम से? पेनक्रियास। 6 सेंटीमीटर के लगभग आसपास की ना ये लंबाई में होती है। और जो दूसरी डक्ट जो ऊपर की तरफ ध्यान से देखिएगा वो निकली है ना, वो डिओडेनम के पीछे जाती है और यहाँ पे खुल जाती है हमारे बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन को, जिसको बोलते हैं लिवर, यकृत। अब यकृत में ही एक ट्यूब जो है वो यहाँ नीचे की तरफ जा रही है, तो इस तरफ जो है ना वो हमारा पित्ताशय होता है, जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो भाई ये जो डिओडेनम वाला हिस्सा है ना, ये वाला पूरा हिस्सा इतना इजी नहीं है, ये हो जाता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। तो अब जरा ना लिवर और पेनक्रियास की जो है वो बात करते हैं। तो एक बार अब थोड़ा सा ध्यान से आगे समझने की कोशिश करिएगा। अगले 15 से 20 मिनट
आपके बायोलॉजी की समझ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिवर, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर तीनों को एक साथ समझना, और पेनक्रिया, ये जो डियोडेनम में किस तरीके से हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट खुल रही है ना, ये पार्ट को समझना है। अगले 20 मिनट में ये सिस्टम और ये पूरी चीज जो है ना वो आपको यहाँ पे समझ जो है वो आएगी, ठीक है। तो याद रखें यहाँ पे अग्नाशय अमाशय के पीछे होता है, वही बोला मैंने, अग्नाशय जो है ना वो अमाशय के पीछे होता है, ठीक है, पीछे, राइट। अब जरा ध्यान से सुनना है, 15-20 मिनट बस मेरी बात बिना कमेंट लिखे कुछ भी करे ध्यान से सुन लो, चीजें समझ आनी चाहिए आज की आज इसी क्लास के अंदर। देखो, हमारा बॉडी जो है ना एक परफेक्ट मशीन है, याद रखिएगा। अगर इस दुनिया में सबसे अच्छी और उम्दा मशीन अगर बनाई गई है ना तो वो भगवान जी ने बनाई है, और वो है हमारा बॉडी, हमारा शरीर। हर चीज जो है ना वो इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज होके रखी है कि हर स्पेस, हर ऑर्गन के लिए अपना स्पेस है, और जिस ऑर्गन के साथ मिलके उसको काम करना है वो उसके आसपास ही कहीं होगा। जैसे ये वाला बॉडी सिस्टम जरा देखिएगा, यहाँ पे आपको सब चीज जो है वो नजर आ रही है। लिवर जो कि हमारी बॉडी का सबसे भारी या बड़ा हिस्सा बोला जाता है, लिवर की जो पूरी वेट होता है, वजन जो होता है वो 1.2 से लेके 1.4 kg तक हो सकता है, बाकी डिपेंडिंग ऑन द बॉडी साइज। लिवर के पीछे से ईसोफेगस आती है, और ईसोफेगस पेट के ऐसे यहां से आ रही है और इस तरीके से पेट को खोलेगी। ध्यान रखना, सबसे आगे लिवर है, लिवर के सबसे आगे जो है वो लिवर है, लिवर के पीछे स्टमक है, ऐसे करके देखो, सबसे आगे लिवर है, लिवर के पीछे स्टमक है, और स्टमक के पीछे ऐसे करके पेनक्रियाज है। तो ये तीनों चीजें ना आपस में एक साथ कोरिलेट करती हैं, और यहीं पे ना एक स्मॉल इंटेस्टाइन जो ऐसे घूम के आई हुई है, तो आइडियली वो होना चाहिए, जे शेप है आपका, जे शेप बोला जाता है, सी शेप कभी नहीं लिखिएगा, जे शेप बोलते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ वाला हिस्सा छोटा है, तो ऐसे करके जे बना हुआ है, ये ऐसे करके ये वाला जो है यहाँ पे शेप जो है वो बनी हुई है। अब अगर मैं सिर्फ इसी हिस्से को थोड़ा सा यहाँ पे ओपन करके या जूम करके देखूं तो मेरे पास जो चीज बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरीके से। तो पेट हमने अभी हटा दिया है, क्योंकि हमें पेनक्रियाज दिखती नहीं अगर हम पेट नहीं हटाते, क्योंकि पेट के पीछे है ना पेनक्रियाज। अब ये दो हिस्सों की बात करते हैं जो आप लोगों के लिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के पॉइंट से समझ लीजिए, फिर लिवर और पेनक्रियाज को अलग अलग भी समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो है ना डियोडेनम, ये हमारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। ध्यान से समझते जाइएगा, लिखिएगा नहीं, बिल्कुल ध्यान से समझिए, लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ रिटर्न मिलेगा आज की पीडीएफ में, हिंदी इंग्लिश हर चीज में, बस ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए, जब भी खाना पेट में था तो खाना जो है वो HCl से भरा हुआ था, बहुत अच्छे से खाना HCl से भरा हुआ है। जो खाना HCl में मिक्स हो गया, साथ में उसमें म्यूकस ग्लैंड जो है वो भी, उसमें से सिक्रीशन जो म्यूकस का हुआ वो भी मिक्स हो गया, साथ में उसमें पेप्सिन जो है उसने भी काम कर दिया, और प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट थोड़ी बहुत कर दिए। तो ये सब चीजें जब छोटी आंत में आती हैं, या सबसे पहली बार जब डियोडेनम के अंदर प्रवेश करती हैं, एंट्री करती हैं, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर से एंटर करती हैं और डियोडेनम के हिस्से में आ जाती हैं। तब इस खाने को क्या बोला जाता है? काइम करके बोला जाता है, CHYME, क्या बोलते हैं इसको? काइम करके बोलते हैं। अब ये जो काइम है ना, जब स्मॉल डियोडेनम के अंदर आएगा तब जो है वो एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक होगा, क्योंकि भाई आपको पता है कि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। HCl क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो खाना जो है वो आइडियली क्या होगा? अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। इतनी बात समझ आ गई? अब खाने के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, और साथ में आपने कुछ न्यूक्लिक एसिड भी खाए होते हैं जो नाइट्रोजन के पदार्थों को कहा जाता है, CPFN, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और आपके न्यूक्लियस। इन चीजों को डाइजेस्ट करना है, इन चीजों को पचाना है, जो कि मेन मकसद भी है। खाना इसीलिए खा रहे हैं ताकि हम उसको सिंपल कंपोनेंट में तोड़ सके। अब इन दोनों की बारी, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि सबसे पहले अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर जो है वो कहां से, हिपैटिक डक्ट जो होती है ना
उससे ओपन हो जाता है डिओडिनम के अंदर। ये वाली जो डक्ट है, ये जो आपको हरे रंग की एक डक्ट नजर आ रही है, इसको हम हिपैटिक डक्ट के नाम से जानते हैं। हिपैटिक शब्द क्यों बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि हम ना लिवर को क्या बोलते हैं? हिपैटिक वर्ड से इस्तेमाल करते हैं। लिवर को हिंदी में जो है ना जिगर नहीं बोलते हैं, ठीक है? दिल जिगर नाम कर दिया तेरे वाला जिगर नहीं लिखना है। लिवर को यकृत बोला जाता है, हिंदी में लिवर को यकृत बोला जाता है। अब ये जो हिपैटिक है ना, हिपैटिक वर्ड इसलिए है क्योंकि इसके सेल्स का जो शेप होता है ना वो हेक्सागोनल होता है। क्या बात है, कनेक्ट कर पाए आज ये चीज तो बहुत ही मजा आएगा इसको समझने में और इसको पढ़ने में। ये आपकी लाइफ की ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो मैं कराने लग रही हूं, ध्यान से समझिएगा। हिपैटिक, लिवर को हिपैटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि लिवर के जो सेल्स हैं वो हेक्सागोनल शेप के होते हैं। और हम जो लिवर के, अभी मैं आपको सेल दिखा रही हूं, लिवर के जो कोशिकाएं होती है ना, जिन कोशिकाओं से लिवर बना हुआ है वो हेक्सागोनल शेप का होता है। इसीलिए आम भाषा में या बायोलॉजी भाषा में इसको हिपैटिक बोला जाता है। इसीलिए कभी भी हम हॉस्पिटल जाते हैं और हमको ना लिवर के डॉक्टर को दिखाना है तो भाई क्या बोलेंगे, वो जो लिवर का डॉक्टर आपसे पढ़ेगा ना या आपको पूछेगा भाई क्या आपकी दिक्कत है, तो आप हिपेटोलॉजी के लिए जा रहे होगे। या जो लिवर के सेल्स की पढ़ाई करता है या जो डॉक्टर लिवर को पढ़ता है उसको बोलते हैं हिपैटोसाइटिस्ट, है ना। और सेल जो लिवर के होते हैं उनको हम बोलते हैं हिपैटोसाइट। इतनी चीज समझ आ गई। लिवर हमारे शरीर का अकेला ऐसा ऑर्गन है जो सबसे भारी है, वो तो हमने वेट बता ही दिया। अकेला ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेशन करता है। क्या करता है? रीजनरेशन, है ना। रीजनरेशन क्या होता है भाई? अभी हम एनिमल किंगडम किए नहीं है इसलिए आपको ये वर्ड का आइडिया नहीं होगा। इसको बोलते हैं पुनर्जीवन। या हमारे बॉडी में लिवर अकेला ऐसा सेल है, अगर इसके कुछ एरिया को हम यहां से काट दें, जैसे काट दें क्या, खराब हो जाते हैं, कभी इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया, सीवियर इन्फेक्शन है, मान लीजिए इस एरिया में इन्फेक्शन हो गया, तो लिवर का इस वाले पार्ट को अगर हम काट देंगे ना तो लिवर थोड़ा बहुत अपने आप से रीजनरेट कर जाएगा, जैसे कि करती है ऑक्टोपस की आर्म। वही हमारा लिवर भी परफॉर्म यहाँ पे कर देता है, रीजनरेशन जो है वो कर देता है। लिवर के जो सेल्स हैं उनको हम लोब्यूल बोलते हैं। कभी आपसे पूछा जाए ना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसको बोला जाता है, तो आप शब्द जो है वो क्या लिखेंगे? लोब्यूल वर्ड जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। क्या वर्ड इस्तेमाल करना है? लोब्यूल। लोब्यूल जो है ना वो आपके लिवर के सेल्स को बोला जाता है। तो काम जो है वो कहां से हो रहा है?